रेशम की पैदावार बढ़ाएंगे, हर घर खुशहाली लाएंगे। उज्जवल रेशम, ऊंचा दाम, बड़े किसानों का सम्मान। आप सभी को हमारा बहुत बहुत नमस्कार। अब ये बरसात का मौसम शुरू हो चुका है, जैसे देख रहे हैं आपकी मानसून आ चुका है, और जैसे ही मानसून आता है तो रेशम के कारोबार में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज घटने को तैयार रहती है। आप सोच रहे होंगे क्या? क्योंकि जब बरसात का मौसम आता है तो उसी समय जो रेशम कीट के लिए बहुत ही आवश्यक सी चीज होती है भोजन के रूप में, उसकी पत्ती के लिए भोज्य पौधा, तो जो सहतूती रेशम है, उस सहतूती रेशम का कीड़ा सहतूत के पौधे की पत्ती को खाता है, और जब हम उस पौधे को लगाएंगे अपने खेतों में तभी जाकर के वो बड़ा होगा और फिर उसकी पत्तियां होंगी और हमारा कीट उसे खा करके रेशम का उत्पादन करेगा। तो आज हम यहां पर जानने के लिए खड़े हुए हैं कि जब ये प्लांटेशन का समय आ गया है, पौधारोपण का, सहतूत का समय आ गया है, तो इस समय जो पौधे का चुनाव होना चाहिए, जो हमारा ऐसा पौधा हो कि जो बेहतरीन फसल को अंजाम दे सके, तो वो कैसा होना चाहिए, उसमें क्या क्या ऐसे गुण और विशेषताएं होनी चाहिए, ये जानने के लिए हम यहां पर हैं। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं तकनीकी विशेषज्ञ सेरिकल्चर में श्री रोमिल जी। मैं आपका बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं। रोमिल जी, कृपया हमारे साथ जुड़े हुए किसानों को और अन्य जानने के इच्छुक लोगों को बताएं कि वो पौधा जो सहतूत का हम इस समय प्लांट करने जा रहे हैं, उसके अंदर क्या विशेषताएं होनी चाहिए। धन्यवाद सर। देखिए, जैसा कि मानसून काल शुरू हो गया है और हम जानते हैं कि जो हम शहतूती रेशम कीट पालन करते हैं उसका भोज्य पदार्थ ये शहतूत का पौध होता है, यानी कि इसी की पत्तियों पे हम शहतूत के कीड़े को भोज्य पदार्थ के रूप में इसको इस्तेमाल करते हैं और उसी में रेशम कीट पालन करते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि पेड़ अगर आज लगाया है तो वो 6 महीने बाद उसकी पत्ती लेकर हम उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। हमें लगभग 1.5 से 2 साल उस पेड़ को बड़े होने में लग जाते हैं, जिसमें कि वो पत्तियां मिलती हैं और फिर वो उनपे आगे हम कीट पालन करते हैं। तो ऐसी स्थिति में 1.5 से 2 साल के बीच में अगर हमने लगाते समय कुछ ऐसा पेड़ लगा दिया या इस तरह की सावधानी कर दी कि वो पेड़ भी बड़ा नहीं हो रहा है, या वो जो ऐसा पेड़ लगाए जिसमें वो पत्ती उसके अनुकूल नहीं है, तो फिर वो 1.5 2 साल के बाद जब वो पेड़ पत्ती देने के लायक होगा तो उसमें ऐसी पत्तियां नहीं मिलेंगी जिसमें कि अच्छी तरह से कीट पालन कर सके। तो वृक्षारोपण करते समय ही हमें बहुत सावधानी बरतनी है, पेड़ों का चुनाव सही कर लेना है, जो वैरायटी है, जो प्रजाति है, उसका चुनाव कर लेना है, और कुछ ऐसी बातों का ध्यान रख लेना है कि जिस समय हम पेड़ लगा रहे हैं उसी समय हम कोई गलती ना करें और अच्छी तरीके से सही पेड़ का चुनाव करके हम पेड़ को लगाएं। तो जैसा आपने की वैरायटी की बात की, रोमिल जी, कौन सी वैरायटी ऐसी हैं, क्योंकि हम तो समझते हैं हमारे घरों में सभी किसानों के आसपास पूरे क्षेत्र में सहतूत तो होता ही है बहुत पहले से, और सहतूत को जो है जानवरों के लिए, पशुओं के लिए चारे के रूप में उसकी पत्तियों का इस्तेमाल किया जाता है। तो क्या उस पौधे की जो हमें दिख रहा है चारे के लिए अमूमन अपने घरों के आसपास या खेतों में या सड़क के किनारे, क्या उसी सहतूत के पौधे से पौधारोपण हमें क्या करना चाहिए या कोई और वैरायटी होनी चाहिए? जी हाँ, क्यों होनी चाहिए? ये बड़ा अच्छा महत्वपूर्ण प्रश्न है सर। ये देखिए, ऐसा है कि हमारा इस शहतूत के पेड़ को लगाकर उसकी पत्ती का उपयोग करने का उद्देश्य दूसरा होता है। हम इसमें शहतूती कोया उत्पादित करते हैं रेशम कीट को खिला करके। तो उसके लिए कुछ रिकमेंडेड वेराइटीज होती हैं। ऐसा नहीं है कि हम जानते हैं शहतूत का पेड़ हमारे घरों में, गाँव में हर जगह मिल जाता है, जिसमें बड़े बड़े फल भी लगते हैं और उसमें भी पत्तियां ही होती हैं, और लेकिन उसमें फल ज्यादा होते हैं और उसका उपयोग ज्यादातर फल के रूप में होता है, यानी कि वो पेड़ जो होता है फलदार पेड़ होता है, जिसमें पत्तियां होती हैं, लेकिन वो कीट पालन के लिए भोज्य पदार्थ के रूप में उपयुक्त नहीं होती हैं। कुछ पत्तियां सख्त होती हैं, कुछ सिकुड़ी पत्ती होती छोटी भी हैं, होती है। छोटी भी होती हैं, यानी कि कीट पालन में अगर हम देखें, जो किसान है उसको पत्ती तोड़ने में सुविधा भी होनी चाहिए, ये भी हम ध्यान रखते हैं। तो वो वैरायटी तो देखिए, रेशम कीट पालन से जुड़े किसकों को वो वैरायटी तो उपयोग में नहीं लानी चाहिए। कुछ निश्चित तौर पर कुछ रिकमेंडेड वैरायटीज होती हैं, जैसे कि हमारा जो क्षेत्र है, प्रदेश है, वो एक टेम्परेट जोन में आता है, और उसमें वैज्ञानिकों ने रिसर्च करके जो हमारे क्षेत्र के अनुकूल जो वैरायटियां हैं उनको उनको उन्नत रूप से पैदा किया है। तो वो उन वैरायटियों में देखिए, कुछ जैसे कि सबसे महत्वपूर्ण वैरायटी, जो सबसे कॉमन वैरायटी है, S146 है, और आपकी TR10 है, S1 वैरायटी है। ये सारी वैरायटियां हमारे क्षेत्र के अनुकूल हैं, और ये वैरायटियां एक तरीके से रेन फेड और जो टेम्परेट रीजन होता है वहां पर ये बहुत आसानी से
इसकी उन्नति भी होती है और किसान भाइयों को इसको लगाने के बाद उस क्षेत्र में कीट पालन के लिए अच्छी मात्रा में पत्ती भी प्राप्त हो जाती है। रेनफेड से कहने का मतलब है आपका कि ऐसे क्षेत्र जो बारिश है, वर्षा की पानी पर निर्भर जी है। हाँ, जो कि वर्षा पर आधारित होते हैं। तो जैसे कि हमारा जो कि नॉर्दर्न इंडिया का हमारा जो क्षेत्र है वहां पर वर्षा आधारित ही है। और देखिए वर्षा आधारित मतलब ये होगा कि जिस समय वर्षा हो रही है उस समय अगर उस प्रजाति के पौधों को अच्छी तरीके से लगा लिया जाएगा तो उसकी उन्नति और प्रगति अच्छी होगी, बरसात होगी। और अगर कहीं पर इरिगेटेड लैंड भी है तो वहां तो वो और अच्छी तरीके से पनप जाएगा। हाँ, इसका मतलब हो गया कि जहां पर हमारे पास सिंचाई की सुविधा ऐसे अवेलेबल नहीं है, वहां पर भी रोमिल जी ने जो प्रजातियां बताई वो वहां पर बहुत अच्छा करेंगी, क्योंकि वैज्ञानिकों ने उस पर रिसर्च करके उन्हें विकसित किया है, शोध करके उन्हें विकसित किया है, तो वो वैरायटी वहां पर अच्छा करेगी। और अगर आपके पास कहीं पर सिंचाई की भी सुविधा है तो वहां पर तो वो ऑलरेडी अच्छा कर ही रही होगी। तो ऐसी वैरायटी में आपने 3 वैरायटी का नाम लिया, तो ये क्या इसमें कोई ऐसा भी है कि हम आसपास के एरिया में ज्यादा जिसे ले रहे हैं, प्रिफर कर रहे हैं, जिसकी पौध आसानी से उपलब्ध हो सकती है? जी हाँ, देखिए हमारा जो क्षेत्र है वहाँ पर S146 वैरायटी सबसे ज्यादा उपयोग में लाई जा रही है। मतलब ज्यादातर S146 ही वैरायटी मतलब हम उपयोग में ला एस रहे हैं। 146 भी कह एस एक सकते सौ हैं। छियालीस बोलेंगे इसको। ये वैरायटी इस तरीके से अच्छी है क्योंकि इसमें देखेंगे कुछ ये भी ध्यान रखने वाली चीज है कि उसमें हमें पत्ती भरपूर मात्रा में मिले, उसमें नमी बराबर बनी रहे। और एक तरीके से देखा इस वैरायटी में जो है फल फल बहुत कम मात्रा में होता है, ज्यादातर पत्तियां ही होती हैं, जो कि एक तरह से कीट पालन के लिए जो पौध होना चाहिए शहतूत का उस हिसाब से पूरी तरह से उपयुक्त वैरायटी है। हाँ, तो यहाँ पर इन्होंने एक बात जो हमें बहुत जरूरी, जो मैं पूछ रहा था रोमिल जी से, कि हमारे आसपास भी पेड़ लगे होते हैं शहतूत की, क्यों नहीं हम उन्हें ले लेते हैं। तो आपने समझाया कि वो जो पेड़ हैं उनकी पत्तियां, मतलब जो वैज्ञानिकों ने निकाला कि हमारे कीड़े को जिस प्रकार की पत्ती पसंद है, एक तो उसे पत्ती पसंद है, उसे फल से कोई मतलब नहीं है, तो उन्होंने ऐसी वैरायटी विकसित की जिसका फल बहुत छोटा होता है। ये लोगों में बड़ी शंका होती है, उन्हें लगता है कि अरे शहतूत के फार्म है बड़े बड़े रेशम विभाग के, तो उनके पास फल होंगे उसमें शहतूत के बहुत बड़े बड़े। तो यहाँ पर हमें जानने की जरूरत है कि जो रेशम का काम है वो फलों से संबंधित नहीं है, वो शहतूत की पत्तियों की आवश्यकता है उसे। कीड़ा उन पत्तियों पर, क्यों जी कीड़ा उन बिल्कुल। पत्तियों पर चल रहा है, तो जो वैरायटी विकसित की गई उसके पत्ते तो बड़े हैं, उसमें पत्तियों की ग्रोथ ज्यादा है, पत्तियां, नंबर ऑफ पत्तियां भी ज्यादा हैं, लेकिन जो फल है वो बहुत छोटे साइज का है। और उसमें भी अपेक्षा की जाती है कि उस फल को तोड़ दिया जाए। क्यों, मैं सही कह जी रहा हूं? हाँ बिल्कुल। कि उस फल को तोड़ दिया जाए ताकि जो पौधे का जो भोजन है वो फल की ओर ना जाए, और वो जो है पत्तियों की ओर चला जाए, और पत्तियों की ग्रोथ अच्छी हो, क्योंकि कीड़े को उससे मतलब है। तो यहां पर हम फल की ओर नहीं जा रहे हैं, और इसमें भी एस 146 वैरायटी जो बहुत अच्छी बताई गई है उसको लें। और हम जब पौधे का चुनाव कर रहे हैं रोमिल जी, इसमें क्या ध्यान रखें कि किस प्रकार का पौधा हम रोपण करने के लिए तैयार करें, जो नर्सरी हमें जहां कहीं पर भी मिली और हम उसमें देखना चाहते हैं कि उस नर्सरी का कौन सा पौधा हमारे लिए सबसे उपयुक्त है? ये देखिए सबसे पहले तो ये ध्यान में रखना है कि इसको हम एक व्यवसाय के तौर पर रेशम उत्पादन को करते हैं, इससे हमें आगे जाके लाभ लेना है। यानी कि इसमें जो भी इनपुट है या जो भी चीजें हम यूज कर रहे हैं वो उन्नत प्रजाति की रिकमेंडेड होनी चाहिए, जिससे कि आगे चल के उस व्यवसाय में हम प्रगति कर सकें। तो जो हमारे गांव घरों में पेड़ हैं या अगर हमारे भी इस वैरायटी के भी पेड़ हैं, S146 के पेड़ भी हैं, तो ऐसा ना हो कि किसान भाई उसकी कटिंग काट के रोपित करते हैं और जैसे मतलब पतले छोटे पेड़ हों लेकिन वैरायटी तो वही है, तो सोचे इन्हीं पौधों को हम रोपित करके आगे पेड़ के रूप में विकसित कर लें। देखिए ऐसा ना करें, ये बाकायदा उसकी नर्सरी बनती है। जो भी पेड़ रोपित किया जाता है वो कम से कम 6 माह पुराना जरूर होना चाहिए। यानी कि अगर हम मानसून काल में उसको हम रोपण में ला रहे हैं तो वो आपका जो पिछला शरद काल है दिसंबर जनवरी माह में उसकी नर्सरी स्थापित होनी चाहिए। और बाकायदा उस नर्सरी में उसके लिए जो भी इनपुट की आवश्यकता हो वो समय समय पर दिया गया हो, जिससे कि वो पौध 6 माह के समय पर एक पूरी तरह से विकसित हो जाए। विकसित होने का मतलब ये है कि वो पौध कम से कम 5 से 6 फुट या 5.5-6 फुट की तो वो पौध होनी ही चाहिए। जैसे कि अभी यहाँ ये पौध देख रहे हैं, ये अभी ये आपकी लगभग 4.5 फुट के आसपास की पौध चली गई है। ये 1-1.5 फुट अभी पौध ऊपर और बढ़ेगी। तो इस पौध का यानी कि 6 फुट की पौध का मतलब ये होता है कि 6 माह में उस पौध ने इतनी इतनी उन्नति कर ली है कि वो अब वृक्षारोपण के लिए उपयुक्त है। एक बात तो ध्यान ये रखना है कि वो स्रोत जो नर्सरी है वो एक नर्सरी से ही लिया जाना चाहिए और उसकी भली भांति 6 महीने में अच्छी तरह से देखभाल होनी चाहिए। दूसरा ये है कि वो पौध जो है वो आपकी उसकी जो तना है वो कम से कम 1.5 से 2 इंच मोटा होना चाहिए। यानी कि आप लगा लीजिए कि ये उंगली से भी मोटा होना चाहिए और वो सख्त होना चाहिए, वो हरा तना नहीं होना चाहिए। क्योंकि सख्त तना होगा इसका मतलब है कि पेड़ का जो आधार है वो मजबूत है
और वो सीधा चल रहा हो। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि उस तने के साथ बहुत सारी शाखाएं नहीं होनी चाहिए, नीचे से ही 3-4 शाखाएं ना निकली हो। होता क्या है कि इस तरह के पेड़ों में जो भोजन होता है वो अलग अलग शाखाओं में बढ़ जाता है, और जब लगाने के बाद भी, क्योंकि लगाने के बाद पेड़ थोड़ा सा कमजोर, एक बार झटका लगता है कमजोर हो जाता है, फिर वो जमीन में लग के फिर वो भोजन प्राप्त करता है। तो ऐसी स्थिति में अगर बहुत सारी शाखाएं होंगी तो उस पेड़ की जो वृद्धि होगी वो धीमी हो जाएगी और वो धीरे धीरे बढ़ेगा। तो एक ही तना होना चाहिए, जैसे कि इसमें आप देख रहे हैं ये एक तने ऊपर की तरफ चल रहे हैं, ये 10 से 15 दिन के बाद ये 6 फीट की ऊंचाई प्राप्त कर लेंगे। इस तरह के पौधों का उपयोग करना चाहिए। रोमिल जी, जैसे आपने बताया कि 6 माह पुरानी तक की पौध हमें लेनी चाहिए, कभी अमूमन ऐसी नर्सरी भी हमें मिल जाती है जिसमें पौध 1 साल पुरानी या 1.5 साल पुरानी, किसी ने पिछले बरसात में लगा दी थी, आपने इस बरसात में ली, या किसी ने पिछले जाड़ों में लगाई थी तो 1.5 साल हो गया है। उस स्थिति में कैसे चुनाव कर रहे होंगे पौधे का हम? देखिए, उस स्थिति में होगा ये कि अगर वो जमीन पे लगी पौध है तो उसको किस तरीके से उखाड़ा गया, क्योंकि जड़ इसकी बिल्कुल अच्छी स्थिति में होनी चाहिए, और ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत गहरी जड़ चढ़ी गई है, हमने पेड़ तो उखाड़ लिया लेकिन जड़ क्षतिग्रस्त हो गई है, तो वो उस स्थिति से बचना चाहिए। अगर एक साल पुरानी या 1.5 साल पुरानी पौध है तो उसको भली भांति उसको उखाड़ करके, जड़ सहित उखाड़ करके रखना चाहिए, और साथ ही साथ उसको लगाते समय भी विशेष ध्यान रखना है। यानी कि जो 6 माह की पौध है उसको लगाने के लिए कितने आकार का गड्ढा होना चाहिए, कितनी खाद होनी चाहिए, उसका अंतर होता है। जो 1.5 से 2 साल पुरानी या 1 से 1.5 साल पुरानी पौध होती है उसके गड्ढे का आकार दूसरा होता है, उसमें खाद की व्यवस्था भी दूसरी करी जाती है, और उसको आधार भी उसका देखना पड़ता है, क्योंकि बहुत पुराना पेड़ होता है तो बहुत ज्यादा मोटा भी हो जाता है, और फिर उसमें बहुत सारी टहनियां भी निकल जाती हैं, उनको काटना पड़ता है एक तरीके से। तो ये सारी चीजें देखते हुए सही तो यही होगा कि कम से कम 6 माह पुरानी पौध हो। बहुत ज्यादा पुरानी पौध 1.5 साल से 2 साल जैसे हम बात कर रहे हैं कि एक तरह से वो तो पेड़ ही बन जाता है, उसको हम वृक्षारोपण में यानी कीट पालन में यूज करते हैं, तो बहुत पुरानी नर्सरी भी मेरे समझ में थोड़ा अवॉइड करना चाहिए उसको। 6 माह से ऊपर की पौध और 1 साल से नीचे की पौध उपयुक्त होती है। अच्छा, मतलब हम करीब करीब 1 साल तक की पौध में जा सकते हैं। जी हाँ। किंतु हमें वो ध्यान देने की भी जरूरत है, 1 साल से बहुत ज्यादा पुरानी पौध में हम ना जाएं, क्योंकि वो तो पेड़ के रूप में विकसित हो गई है। 1 साल तक की में जा रहे हैं, लेकिन उसमें ये देख रहे हैं हम कि क्योंकि 1 साल वाली पौध की जड़ ज्यादा अंदर तक चली गई होगी, तो उखाड़ते समय जड़ को हानि ना हो जाए। जब हम उखाड़ते हैं उसका भी एक तरीका है, फिर उसको कैसे दूसरी जगह शिफ्ट करना है, तो रोमिल जी ने कहा उन बातों का भी हमें ध्यान रखने की जरूरत होगी। रोमिल जी, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो 2 पौध हैं ये पॉली बैग में दिखाई दे रही हैं, देख पा रहे हैं हम? हाँ, ये पॉली बैग में दिखाई दे रही हैं। तो क्या पॉली बैग में ही इसकी नर्सरी लगाई जाती है या फिर जमीन में भी लगती है? नहीं, दोनों तरीके से नर्सरी लगाई जाती है। ये देखना पड़ता है कि जो नर्सरी धारक है उसकी सुविधा कैसी है। वो अगर पॉलीथीन में पेड़ लगाता है तो इसमें भी लग जाती है, और अगर खेतों में भी लगाता है तो उसमें भी लग जाती है। ध्यान ये रखना पड़ता है कि पॉलीथीन की पौध को जब हम वृक्षारोपण के लिए यूज करते हैं तो हमें ये ध्यान रखना है कि ये पॉलीथीन समेत नहीं लगा देना है। हम पौध लगाते समय गड्ढे में पॉलीथीन के साथ पेड़ नहीं लगाना है, उसके पहले ही हमें इस पॉलीथीन को चारों तरफ से फाड़ लेना है, इसको अलग कर लेना है, और ये जो मिट्टी का जो ढेर के साथ ये जो हमारा पौधा है इसको ही हम उस गड्ढे में रोपित करेंगे। तो पॉलीथीन को हटाते हुए इसको यूज करना है, वरना बाद में क्या होगा कि ये पॉलीथीन के कारण इसकी जो वृद्धि है वो जड़ की वृद्धि रुक जाएगी और इस पेड़ की भी वृद्धि रुकेगी, और ये बाद में पेड़ ये प्रभावित हो सकता है। तो इसलिए पॉलीथीन हटाते हुए करना है। बहुत अच्छी जानकारी हमने ली, और हमारे जो ऐसे किसान बंधु होंगे जो चाहते हैं कि सहतूती रेशम कीट पालन से जुड़ें, तो हम अगर उत्तराखंड की बात करें तो सभी जनपदों में हमारे जो नजदीकी ऑफिस हैं, हो सकता है आपको लगे कि भैया S146 वैरायटी हमें कहाँ से मिलेगी। वैसे तो जितने किसानों ने इसे पहले कर रखा है उनके वहां पर भी आपको ये मिल जाएगी, और अन्यथा की स्थिति में जितने भी हमारे नजदीकी कार्यालय आपके क्षेत्र में हैं, आप उन पर संपर्क कीजिए, वो आपको उपलब्ध करवाएंगे कि ये जो S146 जो वैरायटी हमें चाहिए उसी वैरायटी की पौध, और आप जो है इस काम से आसानी से जुड़ सकते हैं। और यहीं पर ये आज हमने केवल ये आपको बताया कि कैसे पौधे का चुनाव करें, कौन सी वैरायटी लें, आगे कैसे आप इसको प्लांट करेंगे उस पर वीडियो और जानकारी जारी रहेगी। हमारे साथ जुड़े हुए तकनीकी विशेषज्ञ रोमिल जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि आपने इतनी अच्छी अच्छी जानकारियां हमें और हमारे किसानों से साझा की। आगे भी आप हमसे जुड़े रहिए, तब तक के लिए इस उद्देश्य और इस आदर्श वाक्य के साथ कि रेशम की पैदावार बढ़ाएंगे, घर घर खुशहाली लाएंगे, उज्जवल रेशम ऊंचा दाम, बड़े किसानों का सम्मान। शुभकामनाएं।